नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने 17 मार्च को राजस्थान दिवस 30 मार्च के आयोजन की समीक्षा बैठक की और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष राजस्थान दिवस को जनकल्याण के समर्पित कार्यक्रमों के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। और इस अवसर पर रोजगार उत्सव, किसान कल्याण कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण योजनाओं के तहत कई लाभार्थियों को अनुदान और स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने बताया कि लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान निवेश उत्सव के तहत 3 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी और हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने वंचितों को वरीयता देने का संकल्प व्यक्त किया और कई योजनाओं को लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति, पर्यटन और लोक कला को वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने 17 मार्च को बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में वैश्विक भागीदारी योजना के तहत भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की जानकारी दी। इस योजना के माध्यम से भारतीय लोक कला को विदेश में प्रदर्शित किया जा रहा है और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। भारत महोत्सव इसके प्रमुख घटक के रूप में विदेशों में कलाकारों और अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और इसमें लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच जैसे कई कला रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। सरकार कलाकारों के खर्च का वहन करती है और पैनलबद्ध सूची से कलाकारों का चयन किया जाता है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरुग्राम के जमालपुर पहुंचे और जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि उनकी चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस दौरान कांग्रेस सचेतक रफीक खान, एमएलए मांगेलाल मीणा, अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, कांग्रेस नेता संजय यादव, आर्यन जुबेर, इमरान खान तिजारा, हिम्मत चेयरमैन और संजीव बारेठ, विश्राम गुर्जर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उधर 17 मार्च को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अपेक्स बैंक सभागार में राज्य बजट 2025-26 की घोषणाओं और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और अकृषि ऋणों की वसूली अधिनियम के तहत की जाए। चना, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुराने अनियमितताओं के वाले जो केंद्रों की जांच करवाई जाए। उन्होंने फर्जीवाड़े के मामले के दोषियों से वसूली की कार्यवाही करने की बात कही है। तो वहीं सहकारिता मंत्री ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन को लेकर भी तेज करने और 2500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने का लक्ष्य तय किया है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा की और समय पर लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। हनुमानगढ़ से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 26 मार्च से 60 दिन का क्लोजर लिया जाएगा और इस दौरान 26 मार्च से 26 अप्रैल तक एक माह के लिए पेयजल आपूर्ति जारी रहेगी और सरहिंद फीडर से 2000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की संभावना है। 27 अप्रैल से 27 मई तक पूर्ण क्लोजर रहेगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और इस क्लोजर के दौरान पंजाब में रिलाइजनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें 16 किलोमीटर लंबाई का काम बाकी है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में 3 किलोमीटर का काम शेष है। 2018 में एनडीबी से 3291 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत नहर और वितरिकाओं की रिलाइजनिंग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में लगभग 80% का काम पूरा हो चुका है और राजस्थान में यह कार्य लगभग समाप्त हो चुका है।
उधर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल मंगलवार को बीकानेर पहुंचे और सदर थाना का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि पालीवाल ने मामलों की जांच में संवेदनशीलता बरतने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हमेशा कानून के तहत होती है, चाहे वह बुलडोजर चलाने की हो या फिर बिल्डिंग गिराने की। एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज करने जैसी कार्रवाई भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाती है और इस मौके पर एसपी कावेंद्र सागर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वार्षिक रूप से तो इसी क्रम में बीकानेर जिले का निरीक्षण है, जिसमें थानों की वर्किंग है, पुलिस लाइन की वर्किंग है, विभिन्न जो प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय की और कानून व्यवस्था अपराध सभी विषयों पे जानकारी भी की जाती है, रिव्यू भी किया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है रूटीन की, पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे पुलिस मुख्यालय को एक मार्गदर्शन का मौका मिलता है, रिव्यू का मौका मिलता है और फील्ड की जो समस्याएं हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। तो ये एक बड़ा एक विस्तृत इसका एक पर्पस भी रहता है और प्रक्रिया रहती है। सर, दो जगह का आपने निरीक्षण किया है, एक डूंगरगढ़। नहीं, निरीक्षण तो अभी एक लगातार मैं जैसा बता रहा हूँ प्रक्रिया है और जो भी थाने हैं उनके अंदर अपराध नियंत्रण में क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्या कार्रवाई रहनी चाहिए, तो एसपी साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई कर रहे हैं। और सीओ सदर है, वहाँ पे एक बड़े यंग ऑफिसर हैं, आईपीएस जो फर्स्ट पोस्टिंग है, असिस्टेंट एसपी है, वो काफी रुचि ले रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन, जो आज के समय के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, उस हिसाब से भी कर रहे हैं और मतलब अपने सर्कल के थानों की वर्किंग देख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया एक लगातार प्रक्रिया है और जिन पॉइंट्स को और ध्यान देना चाहिए उसकी चर्चा होती है। तो ये इंस्पेक्शन नोट भी फॉर्मली भी भेजा जाता है। तो पूरा टीम वर्क से अच्छा प्रयास कर रही है पुलिस। उधर टीबी अलर्ट इंडिया की पहल पर राजकीय चिकित्सालय आमेर में 40 टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया गया है। यह कार्यक्रम संजीवनी परियोजना के तहत आयोजित हुआ है, जिसका उद्देश्य टीबी मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करने का रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उनके उपचार को बनाए रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना था। और इस मौके पर जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि यह पहल टीबी मरीजों की रिकवरी में मददगार साबित होती है। डॉक्टर अभिषेक सिरोलिया ने कहा कि संतुलित पोषण टीबी मरीजों की दवाओं के प्रभाव को बेहतर बनाता है। कुपोषण एक बड़ी चुनौती है और इस प्रकार की पहल से उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है। इस कार्यक्रम में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक वर्मा और अन्य चिकित्सक भी उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौर जिले के सिवाड़ा गांव में सरपंच प्रियंका अमर सिंह बिश्नोई ने अपने कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद सभा का और होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया और सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह बिश्नोई तथा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश कुमार जांगू ने ग्रामीणों को साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और ग्रामवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी ग्रामवासियों की सेवा की है और कार्यक्रम के बाद सरपंच ने ग्रामीणों के साथ में होली खेली और उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि होली स्नेह मिलन समारोह में जोधपुर की प्रसिद्ध गेर टीम ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया और जिसमें ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया और गेर नृत्य का आनंद लिया। यह आयोजन ग्रामवासियों के लिए यादगार रहा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले चिकित्सकों और शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा
फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 2024-25 की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक देवाधिदेव भगवान ऋषभदेव के जन्म और दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में संपूर्ण राजस्थान के सभी विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन और उप सचिव द्वारा जारी आदेश अनुसार भगवान ऋषभदेव जयंती के उपलक्ष्य में समस्त राजस्थान के राजकीय निजी विद्यालयों में ऋषभदेव भगवान के जीवन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 10 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 तक की अवधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं का स्कूलों में आयोजन किया जाएगा, जिसमें जैन धर्म पर आधारित चार्ट बनाना, रंग रोगन करना, पोस्टर बनाना, निबंध लेखन आदि शामिल है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जयपुर जिला कलेक्टर पर महासंघ से संबंधित विभिन्न घटक संगठनों के प्रदेश और जिला कार्यकर्ताओं ने दोपहर 3 बजे सैकड़ों की संख्या में महासंघ जिला अध्यक्ष के यादव, मुख्य जिला मंत्री सज्जन सोनी और कैलाश दादरवाल, संयुक्त महामंत्री रामावतार मीणा और जयपुर संभाग अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की। साथ ही कलेक्ट्रेट सर्किल के चारों तरफ विरोध जुलूस निकालकर सीएम को संबोधित जिला कलेक्टर को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। उधर भरतपुर में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। मामला बुसावर तहसील के घाटरी गांव का है, जहां पर एक भूमाफियाओं द्वारा पेट्रोल का संचालन की जमीन पर अवैध कब्जा किया लिया। आपको बता दें कि सूचना के मुताबिक भूमाफियाओं शासन प्रशासन को अपनी ताकत दिखा रहा है। बता दें कि नगरपालिका भुसावर ने फर्जी पट्टा खारिज कर दिया है और डीएलबी जयपुर में पट्टे को निरस्त कर दिया है। और भूमाफिया कप्तान सिंह एक तरफ फर्जी पट्टे पर डीएलबी से अपील कर स्थगन आदेश मांग रहा है, दूसरी तरफ फर्जी पट्टे पर लगने पेट्रोल पंप और विद्युत कनेक्शन काटने के बाद अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन कर रखा है और निर्माण कार्य लगातार जारी है। यह है कि इसका जो फर्जी पट्टे पे पेट्रोल चालू है, ये इसका पट्टा लगभग 2024 में निरस्त हो चुका है। शासन प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और स्टे लगने के बावजूद भी इसमें निर्माण कार्य है और पेट्रोल पंप चालू है। इसकी फाइनल एनओसी भी नहीं मिली है। तो अधिकारी प्रशासन ने क्या आपको वो दिया? सबकी मिली भगत है। अच्छा, इससे ये पट्टा इन्होंने जारी किया था, वो नगरपालिका भुसावर ने फर्जी दस्तावेज पाने के कारण उसको निरस्त भी कर दिया है, लेकिन अभी तक वो पेट्रोल पंप उस पर जारी है। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारियों ने आश्वासन ये दिया था साहब, हमने तो वो पट्टा गलत बना दिया था, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। उधर पूर्व सदस्य जगन गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है। जगन ने बाड़ी कोतवाली में नामजद मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में रिंकू गुर्जर के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। धमकी देने वाले युवक की तलाश की जा रही है। मामले में जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में जगन ने बताया कि सुबह घर में सो रहा था। सुबह 10 बजे से उसके नंबर पर अनजान नंबर से 3 बार कॉल आए। इसके बाद जब फोन उठाया तो रिंकू पुत्र शंकर गुर्जर ने सीधे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पूर्वदर्शियों का कहना है कि आरोपी से उसकी पुरानी कोई रंजिश नहीं है। अचानक से उसने अपना नाम बताते हुए धमकी दी है, जिसको लेकर उसने पुलिस में आरोपी का मोबाइल नंबर और नाम बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सो रहा था तो समझे, जब भी फोन आया तो 3 बार जब मैं उठा लिया, मुझे मारने की धमकी दी, तो जान से मार रहे हैं हमें। रिंकू सनक शंकर ने, मैं बाड़ी मकान में सो रहा था, मैं बाड़ी कोतवाली में फरियाद कर रही। ये कौन है रिंकू सनक शंकर? इससे कोई पुरानी रंजिश? कोई मेरी कोई रंजिश नहीं। आपने
कोई दर्ज वगैरह कराई है अपनी? FIR दर्ज कराई है बाड़ी कोतवाली। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? पता नहीं कार्रवाई करी कि नहीं करी है। पुलिस वाले फोन लगाए, उनसे भी गाड़ी दी, उनसे भी गाड़ी करो तो करीब बार फोन लगाए। 2 या 3 बजे के करीब जगन डिवीजन ने बाड़ी थाने पे उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन अपने खुद के खास भांजे के खिलाफ दी कि उसके खास भांजे ने जगन गुजर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। इस पर परिवार को हमने जांच में लिया और मेरे थाने के हेड कांस्टेबल ने इसके भांजे से उसके फोन नंबर पर बात की तो उसने बताया कि वो अभी गुजरात में मजदूरी करता है और इन दोनों के मध्य कल या परसों में आपस में बात हुई थी जगन और इसके भांजे के बीच में। तो जगन ने उसको गाली दी थी और इसके भांजे ने जगन को गाली दी थी, ऐसा उसने बताया था फोन पे। और उसने कहा है कि वो जैसे ही फ्री होगा वो जांच में सहयोग करने के लिए थाने पर उपस्थित है। उधर धौलपुर जिले में शनिवार दोपहर 2 बजे से जिला बैठक और अभ्यास वर्ग का आयोजन जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में हुआ है और इस कार्यक्रम में जयपुर प्रांत से मुख्य अतिथि सह प्रांत धर्म प्रसार प्रचारक प्रमुख बहादुर सिंह ने मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी राम उत्सव की कार्यक्रम जिले के हर प्रखंड और खंड में आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है और गौरक्षा, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे ज्वलंत विषयों पर प्रकाश डाला। बैठक में जिला मंत्री गिरीश वैद्य द्वारा संगठन विस्तार पर चर्चा की गई है और कार्यकर्ताओं से ग्राम स्तर पर पहुंचने के तरीकों पर विचार किया गया है। बैठक में नए दायित्वों की घोषणा भी की गई है जिसमें दीपक पचौरी को बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख, रविंद्र प्रजापति को सह गौरक्षा प्रमुख और शुभम श्रीवास्तव को मिलन प्रमुख बनाया गया है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री मनोज कुमार सोनी और जिला विशेष संपर्क प्रमुख जो है राम शर्मा भी उपस्थित रहे। महिलाओं और नाबालिगों से दुराचार रोकने के उद्देश्य से एडीजी अनिल पालीवाल ने मंगलवार को सदर थाना सभागार में रेंज के अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने महिलाओं संबंधी अपराध के साथ ही SC/ST एक्ट के मामले का विश्लेषण किया। आपको बता दें कि और महिलाओं के प्रति मामलों की जांच संवेदनशीलता बरतते हुए जो है आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एडीजी पालीवाल ने रेंज के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में महिलाओं और SC/ST एक्ट के मामले भी जो है समीक्षा की है। लंबित मामलों की पत्रावलियों का विश्लेषण कर जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट से स्टे वाले मामलों की समीक्षा के बाद में स्टे हटवाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पालीवाल ने संगठित अपराध, साइबर अपराध, लंबित मामलों को निस्तारण की भी बात कही। उन्होंने सभी थाना अधिकारियों को विधायक को जो है दी कि वह परिवर्तियों की जो है बात को गंभीरता से सुनकर उसे स्थान करें और बैठक में आईजी ओम प्रकाश, बीकानेर SP काविंद्र सागर सहित जो है सभी जिलों के पुलिस व थाना अधिकारी भी शामिल रहे। तो सबसे बड़ा काम इसमें हो रहा है कि हर जिले में जो ब्लैक स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, SP साहब की प्रेजेंस में सारे डिपार्टमेंट इस पर मीटिंग करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कहीं रोड इंजीनियरिंग है, कहीं एनफोर्समेंट है, कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है तो जिले के स्तर पे वो नहीं है तो उसका सजेशन और प्रस्ताव भेजा जाता है। तो अभी जैसे बीकानेर में हुआ, ये सभी ऑफिसर्स इकट्ठे होकर फिजिकली मौके पे जाते हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा अवेयर होंगे। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, इन ब्लैक स्पॉट्स पे जो एक्शन लेना है, चाहे NHI को बताना है या स्टेट PWD को लेना है या और भी वहां पे लोकल लेवल पे SHO को कोई एनफोर्समेंट बढ़ाना है, वो सारी चीजों को किया जा रहा है। इन पे बड़ा प्लान वे में काम हो रहा है। जो इंटरसेप्टर है, जो ओवर स्पीडिंग चेक करता है, अभी पिछले दिनों में पहले भी थे और भी इंटरसेप्टर सब जिलों को दिए गए। सेकेंडली, एक तो ओवर स्पीडिंग चेक करने के लिए 4 व्हीलर पे इंटरसेप्टर है, प्लस हाईवे मोबाइल्स का तो पेट्रोलिंग का अपना सिस्टम ट्रैफिक के लिए भी है, क्राइम कंट्रोल के लिए भी है। तो जहां पर भी ये व्हीकल हैं, जिन जिलों में भी है, ये काम में आ रहे हैं। हाईवे पे पेट्रोलिंग भी करते हैं, जैसे मैं दिल्ली रोड पे भी जाता हूँ तो वहां भी पेट्रोलिंग देखता हूँ। वो सारी चीज हो रही है। और आपने जो ओवर स्पीडिंग का जिक्र किया या ऐसे जो लापरवाह एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जो जिक्र किया, जैसे अभी बीकानेर जिले के स्टैटिस्टिक्स SP साहब बता रहे थे, शराब पी के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे ही इंटरसेप्टर की मदद से ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं
और वो जो ऐसे पैचेज हैं उन पे ये सर्विलेंस वाला कैमरे की मदद से चालान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना वो भी बढ़ाया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ब्लॉक में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में किया गया है। आपको बता दें कि इस शिविर में आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त परिवादों का त्वरित निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने PHED को आगामी नहरबंदी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नगर पालिका टिब्बी के अधिशासी अधिकारी को नगर क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की व्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग को टीबी मरीजों के अधिकतम चिन्हीकरण और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविर से पहले कलेक्टर ने SDM कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान SDM सत्यनारायण सुथार, तहसीलदार हरीश टाक और पंचायत समिति प्रधान निकुराम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उधर खाजवाला के किसान शिव प्रकाश भादु ने जैविक खेती से खेती की नई दिशा दिखाई है। पिछले 8 सालों से 40 बीघा जमीन पर बिना किसी कीटनाशक और रासायनिक खाद के वे फसल उगा रहे हैं। उनकी गेहूं, चना और सरसों की फसलें बाजार में उच्चतम दामों पर बिकती हैं, जिससे कि वे लाखों रुपए की बचत करते हैं। उनकी खेती में 8 किलो प्रति बीघा गेहूं का बीज बोया जाता है, जबकि अन्य किसान 40 किलो तक लगाते हैं। भादु के खेत में देसी गाय का गोबर इस्तेमाल होता है, जिसमें फसलें अधिक उगती हैं और उनकी खेती को सरकार ने कई बार सम्मानित किया है। 2018 से मैं 40 बीघा जमीन है और उसमें संपूर्ण जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। 0 बजट की खेती भी कह सकते हैं उसको, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें जो है वो लागत फसल पे बहुत ही कम है और बहुत ही कम पानी से पक करके फसल तैयार हो जाती है। और जो मैं ये जैविक खेती कर रहा हूँ, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती या 0 बजट की खेती, वो गो आधारित जैविक खेती है। जैसे देसी गाय के गोबर, गोमूत्र से वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके फिर उससे जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर गैस प्लांट की सैलरी, बर्मी कंपोस्ट वगैरह और ये जो पत्थरों का रस है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमिक एसिड है, ये सारा घर पे ही तैयार करके, और गाय की जो छाछ है, लस्सी है, उसकी स्प्रे वगैरह, गोमूत्र की, और उससे ही ये जैविक खेती संभव है। यानी मेरा मानना है कि एक किसान एक देसी गाय से 1 मरबा जमीन की जैविक खेती कर सकता है और उसको कहीं कोई सिलेंडर लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। गोबर गैस प्लांट लगा दे तो उसको कोई सिलेंडर के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पिछले 1 वर्ष से मैं ये बेड पर, यानी इसको पिकनिक विधि भी बोलते हैं, और ये डॉक्टर आशिफ शरीफ की एक पद्धति है पिकनिक विधि। तो बेड प्लांटर मशीन से ये मेरी बिजाई की हुई है सारे खेत में। पीछे मूंग थे वो भी 4 क्विंटल भी निकले थे, और अब ये गेहूं की फसल आप देख रहे हो, ये 4 पानी लगे और पक्के तैयार हो गई है। और आज हमारे इस विशेषकर खजुआ से लेकर के और अनूपगढ़ तक का भी बीच का क्षेत्र है, जहाँ मीठा नीचे का पानी भी सही नहीं है, भूजल भी, तो यहाँ हमारे को एक पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें पानी की बहुत बचत है, क्योंकि नालियों में पानी देना पड़ता है सिर्फ। तो आप आगे देखोगे चना की फसल है, सरसों की फसल है, वो भी जोरदार खड़ी है। यानी दूसरी फसल का आप अगर उसका कंपेरिजन करोगे तो उसमें भी कहीं कम नहीं है जैविक खेती। और आने वाले समय की मांग है जैविक खेती। 5,000 रुपए क्विंटल मेरी घर से ही ले जाते हैं। और सरसों है वो नागौर हाईटेक वाले रामू जी चौधरी, और वो 20% एक्स्ट्रा मार्केट या MSP जो भी ऊपर हो उससे 20% एक्स्ट्रा मेरे को दाम मिलते हैं। जैसे 6,000 रुपए मार्केट रेट तो मेरी 72 रुपए सरसों बिक जाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।